हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल FB4I क्लासेस। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पर स्टडी किया था द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे, बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमें समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ठीक है, अब आज हम हमारा सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि कौन से किंगडम्स में सिमिलर वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साथ में प्लेस किया गया है, कौन से डिसिमिलर है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक हायरार्की सीरीज वाला अरेंजमेंट है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके ग्रुप करते हैं। किसके बेसिस पे? या तो उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, वो कैसे दिखते हैं, फिजियोलॉजी कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या फिर उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेल्यूलर, और ये, या फिर हम ये देख सकते हैं कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन हायरार्कियल सीरीज बेस्ड ऑन किसके? मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ताकि हम उनको क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। और अगर मैं किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ और मुझे किसी दूसरे इंसान को बताना है कि मैं उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, तो मुझे उसकी कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि अगर मैं ये कैरेक्टर्स उनको बताऊंगी तो वो समझ जाएंगे कि मैं किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। क्लियर? अब देखो, जो बेसिस है, ठीक है, क्लासिफाई करने का जो बेसिस है कि इस कैरेक्टर पे, तो वो पहले बहुत अर्लियर टाइम्स पे क्या होते थे, नॉन साइंटिफिक होते थे। ठीक है, जस्ट अपीयरेंस पे देख लिया, कॉमन नॉलेज जो है उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर दिया। बट आज हम देखते हैं क्या है, उनके पास वेराइटी ऑफ कैरेक्टर, एक तो पहले वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, फिर उनके पास वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हम सिर्फ ओवरव्यू से उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो अब जो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं वो कैसा होता है, साइंटिफिक होता है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का बेसिस दिया था वो थे एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जिनको हम बोलते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ऑल्सो ट्रीज। अब ये किसके बेसिस पे था? ये उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर था कि वो कैसे दिखते हैं। हर्ब्स सबसे स्मॉल साइज में, श्रब्स इन मीडियम इन साइज, और ट्रीज जो होते हैं वो सबसे टॉल साइज में। सेम उन्होंने एनिमल्स को भी कैटेगराइज किया। एनिमल्स को कैसे कि जिनके पास रेड ब्लड है वो एक ग्रुप में आएंगे और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो दूसरे ग्रुप में आएंगे। ठीक है, अब ये भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल तो है नहीं, बिकॉज आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है, या प्लांट्स में भी बहुत सारी वेराइटीज है जिनको हम साइज के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद आए थे लीनियस। लीनियस ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? 2 किंगडम। और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था? उन्होंने इंक्लूड किया था प्लांट एंड एनिमल। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। अब उन्होंने बेसिस क्या चूज किया अदर देन एरिस्टोटल? उन्होंने ये चूज किया कि पहले उन्होंने सेल टाइप दिया। सेल टाइप मतलब वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है, या मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, सेल टाइप। और ऑल्सो उसके अंदर ये भी है कि वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है या वेल डेवलप्ड है। ठीक है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कि उनकी सेल्स है, ठीक है, या फिर ऑर्गन लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, या टिश्यू लेवल है। इस बेसिस पे उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, वो हेटेरोट्रोपिक है या फिर ऑटोट्रोपिक। ठीक है, इस बेसिस पे उन्होंने दो किंगडम बनाए। फर्स्ट इज द प्लांटी एंड द अदर वन इज एनिमेलिया। ओके, देन आफ्टर दैट ये भी सफिशिएंट नहीं था हमारे लिए। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? अर्नेस्ट हैकल। कौन आए? अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। व्हाट इज दैट? प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी। एनिमल्स और प्लांट तो हमको पता है। प्रोटिस्टा में उन्होंने जो भी प्रिमिटिव टाइप की प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनको रख दिया। ठीक है, चाहे भले वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो, उन्होंने सबको किसके अंदर प्लेस कर दिया? प्रोटिस्टा। अगेन ये क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, देन आफ्टर दैट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉपलैंड ने। उन्होंने क्या किया? मोनेरा और प्रोटिस्टा अलॉन्ग विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया ये आइडेंटिफाई किया। तो इन्होंने मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज को प्लेस कर दिया।
ठीक है, सारे बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया। अगेन फिर भी डिफरेंशिएटेड नहीं था, क्योंकि प्लांट में भी वापस क्या है, उन्होंने एल्गी को भी प्लांट के अंदर रख दिया, क्लेमाइडोमोनास, बहुत सारी वेराइटीज को जो एक्चुअल में प्लांट नहीं है उनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जो कि आज के बेसिस पे क्या है, गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जो इनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार इन्होंने ये बताया, बट नहीं, इससे बेटर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। वो कौन थे, आर.एच. विटेकर। कौन थे, आर.एच. विटेकर। उन्होंने कितने किंगडम बनाए, 5 किंगडम। कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, ये पांचों क्लासेस बताई। इस पूरे चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी को डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, एंड प्लांटी और एनिमिलिया अपने आप में पूरे चैप्टर्स हैं जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये 5 किंगडम पे भी इनका मन नहीं भरा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फर्दर और क्लासिफिकेशन किया। किसने, कार्ल वूज ने क्लासिफिकेशन किया। अब उन्होंने क्या किया, 6 किंगडम बना दिए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो मोनेरा है ना, देखो यहाँ 5 किंगडम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको पता है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया, ये पांचों प्रेजेंट है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा को और डिवाइड कर दिया। मोनेरा को उन्होंने डिवाइड करके कैसे कर दिया, एक बनाया उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया और दूसरे उन्होंने रखे यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम बोलते ऑल्सो हम इसको क्या बोलते हैं, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, इन्होंने इसको मेजरली 3 डोमेन बढ़ाए, बड़े बड़े डोमेन्स बनाए, जिसमें क्या है, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्कियाई में तो क्या रखे उन्होंने, आर्कीबैक्टीरिया को ही इंक्लूड किया। ठीक है, और यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरियाज भी नो, एंड यूकैरिया में उन्होंने सबको इंक्लूड किया। किसको, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, कार्ल वूज ने। फिर इससे भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अगेन एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने कितने सिस्टम का क्लासिफिकेशन दिया, 7 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 तो एज इट इज वही थे जो किसने दिए थे, कार्ल वूज ने। इन्होंने एक और नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया, वो था आपका क्रोमिस्टा। ठीक है, बट हम जो स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा है, आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप यहां तक आप सबको समझ में आया है। नेक्स्ट, अब आपकी एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दे रखा है, जिसका जो आपके पूरे थ्योरी का ओवरव्यू है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे आपके पांचों किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि साइंटिफिक बेसिस में सबसे पहली चीज जो देखी गई थी वो क्या था, उनका सेल टाइप। ठीक है, सेल टाइप की, वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ ऑल द 5 क्लासिफिकेशन किंगडम्स, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मोनेरा है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। कैसा है, प्रोकैरियोटिक। बाकी सभी जो है वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे हैं, यूकैरियोटिक। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के लेवल पे बात करें तो जो मोनेरा है वो कैसा है, आपका यूनिसेलुलर, आपका प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर, फंगी है मल्टी सेलुलर, प्लांटी जो है वो भी मल्टी सेलुलर और एनिमल्स भी ऑल्सो मल्टी सेलुलर। क्लियर। फिर अगर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लेवल पे अब ऑफकोर्स सी बात है कि प्रोकैरियोट है, तो प्रो मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब यहां पर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि उनके पास एब्सेंट है, न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट। फिर अगर प्रोटिस्टा की बात करें, यूकैरियोट है, तो ऑब्वियस ही बात है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा उनके पास। सेम चीज है, फंगी के पास भी प्रेजेंट होगा, प्लांटी के पास भी होगा, एंड ऑल्सो इन एनिमल्स। ठीक है, अब आते हैं हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या बताया, या तो सेल्यूलर लेवल होगा, या टिश्यू लेवल होगा, या फिर ऑर्गन लेवल, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब ऑफकोर्स ही बात है ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल टाइप वाले, तो इनका लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी कैसे होंगे, सेल्यूलर वाले। बट फंगी कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में फंगस के अंदर लूज टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है,
देन डेवलप्ड, इनसे ज्यादा डेवलप्ड कौन से? प्लांटी, जिनके पास दोनों प्रेजेंट है, टिश्यू लेवल भी है एंड ऑल्सो ऑर्गन लेवल, ठीक है। एंड लास्ट द मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या है? एनिमेलिया, उनके पास कौन से? टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तीनों लेवल के क्लासिफिकेशन है, तीनों लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मोनेरिया है वो कैसा होता है? ऑटो और हेटेरोट्रॉप, ठीक है। अब ऑटो में भी इनके पास दो टाइप की वेराइटीज होती है, एक होते हैं फोटो और एक होते हैं कीमो। जो फोटोसिंथेसिस करेंगे वो वाले कौन से होंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल पे फीड करके अपना क्या बना लेंगे? फूड, वो कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सेम चीज है हेटेरोट्रॉपिक में भी, इनके पास दो टाइप के होते हैं, या तो ये होंगे होलोजोइक या फिर होंगे ये होलोजोइक नहीं, ये होंगे सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट की फॉर्म में, ठीक है। या तो किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फीड करेंगे, ठीक है। अगेन फिर आपका आता है प्रोटिस्टा, तो इसमें आपके कैसे होते हैं? सारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप में वही सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। फिर इधर आपका फंगी है, फंगी कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, और कभी कभी कैसी एसोसिएशन बनाते हैं? ये सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब ये अपना एक और प्लांट से एसोसिएशन करेंगे तो प्लांट को ये न्यूट्रिएंट वगैरह देंगे और इन रिटर्न प्लांट उनको क्या दे देगा? फूड दे देगा, ठीक है। मतलब दोनों का क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। फिर प्लांट्स तो हमें पता है दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑल्सो। कुछ प्लांट्स ऐसे, अब ये इसमें भी फोटोसिंथेटिक तो होते ही है, मैक्सिमम तो आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, जैसे कि एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, ये क्या है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड नहीं ऑब्टेन कर रहा है, ये किस पे कर रहा है? इंसेक्ट्स को फीड करके उनके ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर इनटेक करेगा, ठीक है। लास्ट आता है आपका हमारा हेटेरोट्रॉपिक, जो कि एनिमिलिया में प्रेजेंट है। इनके पास होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक का मतलब क्या है? कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको कंज्यूम करेंगे, अपनी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे एंड देन फिर क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्लियर। फिर लास्ट हमारे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मोनेरा में क्या आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में क्या आता है? स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। ये सब किसके बेसिस पे है? ये सब आर.एच. विटेकर के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन में कुछ नेगेटिव्स नहीं थे, नेगेटिव्स थे, हम आगे उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर राइजोपस और एगैरिकस, एंड देन प्लांट्स में हर्ब, श्रब्स, ट्रीज तो हमें पता ही है, एंड एनिमल्स में फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ह्यूमन बींग्स, ऑल क्लियर। आई होप ये समझ में आया हो। अगर अब आपसे मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले कि आउट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कितने ऐसे हैं, हाउ मेनी हैव प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियर सेल टाइप, ठीक है, तो आप उसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे? 1, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव सेल्यूलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन 2 कि कितने किंगडम, 5 में से कितने के पास सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? 2 के पास, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, विटेकर के थे, जो भी थे, उनके अंदर भी क्या है? कुछ ड्रॉबैक्स प्रेजेंट है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी कैरेक्टर्स आज हमें पता है, तो हमें लगता है ये उन्होंने क्या किया? यूनिसेल्युलर को मल्टीसेल्युलर के साथ डाल दिया, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ, तो ऐसे डिस्टर्बेंस की। हमारी एनसीईआरटी में किसकी कौन से एग्जांपल्स दे रखे हैं हम लोग देख लेते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड किसको? बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन अलगी को, फंगस को, मॉसेस को, सबको किसके अंदर रख दिया? प्लांट्स के अंदर। मतलब बैक्टीरिया जिसके पास जो यूनिसेल्युलर है उसको मल्टी सेल्युलर किसके साथ? प्लांट्स के साथ प्लेस कर दिया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही हो गया, इसीलिए लेवल ऑफ नंबर ऑफ किंगडम्स जो है वो लेटर क्लासिफिकेशन में क्या होते गए? बढ़ते गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको किसके साथ रख दिया? अमीबा और पैरामीशियम के साथ। ये क्या है? एल्गी है, और ये क्या है? आपके मोनेरन्स है, ठीक है, जो कि क्या है? आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसको किसके साथ रख दिया? साइनो
बैक्टीरिया के साथ रख दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल है आपका क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंट है। ये कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है। अब बताओ, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, साथ में प्लेस कर दिया, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमने पूरी कैटेगरी बनाई है यूनिसेलुलर की, हम ऐसे प्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद फंगी जो है, फंगस, पहले जो हमने ऊपर लिखा ना कि उन्होंने क्या किया, फंगस को भी किसके साथ रख दिया, प्लांट के साथ। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल है, किसकी सेल वॉल, फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी है काइटिन की। किसकी बनी है, काइटिन की। वहीं पर प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। तो मतलब कंपोजिशन, अगर सेल वॉल का कंपोजिशन देखें तो वो भी क्या है, डिफरेंट है ना। अच्छा, काइटिन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, और ये बोल सकते हैं हम कि ये पॉलीमर है किसका, एन ग्लूकोसा अमाइन, ठीक है। ये इसका क्या है, पॉलीमर है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता गया, लोगों का नॉलेज बढ़ता गया, उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ये सब तो हो गया, हम क्या करते हैं, हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी कंसिडर कर लेते हैं, ताकि क्या हो, थोड़ा बेटर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इस टेबल के अंदर जो हमने मेंशन नहीं किया, वो है कि इनके पास सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल जो है, ठीक है। तो हमको पता है सेल वॉल इसमें से किसके पास होगी, बैक्टीरिया के पास होगी क्या, नहीं होगी। प्रोटिस्टा के पास होगी क्या, नहीं होगी। फंगस के पास होगी, बट किसकी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी, अभी हमने मेंशन किया। एंड प्लांट की, सॉरी, फंगस के पास होगी, बट किसकी होगी, काइटिन की होगी। लेकिन प्लांट के पास किसकी होगी, सेल्यूलोज की। तो ये एक ऑल्सो डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला किंगडम हमारा, जो कि है मोनेरा। मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है, बैक्टीरियाज। और ऐसा माना जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे है ना, वो इन्हीं से बिलोंग करते हैं। किससे, मोनेरा से ही बिलोंग करते हैं। तो ये कैसे हो गए, प्राइम मेंबर्स हो गए, मतलब वेरी फर्स्ट वाले हो गए, ठीक है। इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, एनिमलक्यूलस। क्या रखा था, एनिमलक्यूलस। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है लिटिल एनिमल। इन्होंने जो नेम दिया ना, वो नेम क्या था, लिटिल एनिमल। बट अब हम इसको लिटिल एनिमल तो बोलते नहीं है, ठीक है। हमने इसका क्या दे दिया है, न्यू नेम दे दिया है, जो कि क्या है, बैक्टीरिया। और वो नेम किसने दिया है, इट इज गिवन बाय इरेनबर्ग। किसने दिया है, ये इरेनबर्ग ने ये नेम दिया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये क्या है, यूबिक्यूटियस। यूबिक्यूटियस मतलब हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हमारी सरफेस पे देख लो, हमारे हैंड्स पर देख लो, हम कहीं पर भी देखें, बैक्टीरियाज क्या है, ओमनी प्रेजेंट है या यूबिक्यूटस है। कहीं पर भी देख लो, बैक्टीरिया जो होंगे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, नॉर्मल हैबिटेट हो गई, ये तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। और उसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन, जैसे कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर की बात करें ना, वहां पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होंगे। इनकी साइज हार्डली कितनी होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमेशा अपनी शेप जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए इनको प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक मतलब इनकी एबिलिटी टू चेंज द शेप, एबिलिटी टू चेंज द शेप, ओके, ठीक। अब जो स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कोकाई, ठीक है। एंड ऑल्सो जो लार्जेस्ट है वो क्या है, बिगोटा मिरेबिलिस। ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट, बैक्टीरिया जो है ना, उनकी शेप के बेसिस पे भी क्लासिफाई किए गए हैं। कैसे, शेप के बेसिस पे, कि अगर वो कॉमा शेप्ड होंगे, कैसे, कॉमा शेप्ड, तो उनको हम बोलेंगे विब्रो, ठीक है। अगर वो कैसे होंगे, स्पाइरल शेप्ड होंगे, कॉल जैसे स्पाइरल होता है ना, वैसे होंगे तो उसको बोलते हैं स्पाइरुलिना, ठीक है। और अगर उनका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, तो हम उनको बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं हम उसको, कोकस, ठीक है। ये सारे किसके बेसिस पे, उनकी शेप के बेसिस पे, ओके।
नेक्स्ट आता है आपका आर्की बैक्टीरिया। इसी के अंदर मोनेरा के अंदर ही जो हमने क्लासिफाई किया ना, जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया तो हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया। तो आर्की बैक्टीरिया में आपके आते हैं ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अर्थ पे सबसे पुराने, मैंने जैसे बोला ना कि बैक्टीरियाज है जो अर्थ पे सबसे पुराने हैं, जो सबसे स्टार्टिंग से अवेलेबल है। कितने, इनको कैसे पता चला कि ये ओल्डेस्ट है, तो एक फोसिल डिस्कवर किया था कितना पुराना, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पुराना फॉसिल डिस्कवर किया था। उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, आपके आर्की बैक्टीरियाज जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये जो आर्की बैक्टीरियाज है, अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया कैसे, यूबिक्यूटस है, मतलब कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे। ये वो बैक्टीरियाज है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में होंगे। एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब कि हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स का मतलब होता है जहां जो कैसा एरिया हो, सॉल्टी एरिया हो। कैसा एरिया हो, सॉल्टी एरिया हो। एग्जाम्पल आपका हेलोबैक्टीरियम, ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे आपको, सॉल्टी एरिया में। फिर आता है आपका थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब 75 या 95 ऐसी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतनी रेंज में ये अवेलेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगेन थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, फिर आते हैं आपके मिथेनोजन्स। ठीक है, मिथेनोजन जनरली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म के गट जो होती है ना उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल काउ, ठीक है, ये क्या है, काउ डंग, काउ में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे काउ डंग बनता है ना, जब काउस को एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है, तो देयर इज रिलीज ऑफ अ गैस जिसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं उसको हम, मीथेन, जो कि क्या है, एक बायोगैस है। ठीक है, तो ये इनके अंदर कौन सा, रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल मिथेनोबैसिलस। कैसा एग्जाम्पल, मिथेनोबैसिलस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी सारे हम इतने डेवलप्ड है, ठीक है, हमारे अंदर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वो है, सारे सिस्टम्स है, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, डाइजेशन के लिए अलग है, ये सब चीज है, फिर भी हम उस हार्श हैबिटेट में नहीं रह सकते, बट ये छोटे से आर्की बैक्टीरिया है जो वो रह सकते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज उनकी जो सेल वॉल है वो किसके बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये उनको रेजिस्ट बनाती है उन हार्श कंडीशन में, ताकि वो क्या हो, सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। क्लियर, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया में। अब इसी की दूसरी क्लास है, इसी का दूसरा ग्रुप है, दैट इज यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू। तो अब आप देखो, थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया क्या अनरियलिस्टिक लगता है कि भाई 95 डिग्री सेल्सियस में, हमको कैसे पता, हमने प्रूफ थोड़ी देखा। ठीक है, जिन्होंने स्टडी की है उन्होंने बोला है कि वो उस कंडीशंस में रहते हैं, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। ठीक है, कि हार्श हैबिटेट है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में होंगे या फिर बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज में होंगे। ठीक है, यू बैक्टीरिया एक्चुअली में ट्रू सेंस में कैसे हैं, बैक्टीरिया जैसे कि, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, प्लस इनके पास फ्लैजिलम अगर प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट में काम आता है, तो वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। या तो इनके पास फ्लैजिलम होगा ही नहीं, ये अपनी बॉडी से सेल से ही मूव कर लेंगे। इनकेस अगर इनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिलम, तो वो कैसा होगा, मोटाइल होगा, जो उनको मूवमेंट में हेल्प करेगा। फिर इनके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका, बाइनरी फिजन बाय फॉर्मिंग एक्सोस्पोर्स। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, बट ए सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो वो कैसा हो सकता है, या तो फिजन हो सकता है कि एक सिंगल सेल है वो डिवाइड करके दो न्यू सेल्स को फॉर्म करेगी। ठीक है, देन आते हैं, अब मैंने बताया जो आपके यू बैक्टीरियाज है वो दो टाइप के होते हैं। अभी हमने जो क्लासिफिकेशन की टेबल पढ़ी थी उसमें भी हमने लिखा कि जो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो भी दो टाइप के होते हैं। एक कौन से, फोटोसिंथेटिक, जो किस पे डिपेंड करेंगे, सनलाइट पे, है ना, और दूसरे कौन से होते हैं, कीमोसिंथेटिक, जो किस पे डिपेंड करेंगे, केमिकल्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हमारे फोटोसिंथेटिक। उससे पहले एक और चीज, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनिक, या फिर क्या बोलते हैं, एरोबिक। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरियाज। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, एन ऑक्सीजनिक। क्या बोलते हैं उसको हम, एन ऑक्सीजनिक। ठीक है, या फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब आते हैं हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है मतलब ये क्या करेंगे, नेम से ही क्लियर है, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करना है मतलब इनके पास क्या होना चाहिए, पिगमेंट होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वो कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल है। दूसरी चीज, ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर।
एग्जिस्ट कैसे करते हैं, या तो कॉलोनीज में होंगे, ठीक है, या फिर कैसे फॉर्म में होंगे, फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब सेल डिवाइड करेंगे बट फिर भी कैसे रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब ये ऑब्वियस ही बात है, बैक्टीरिया है, सेल डिवाइड कर रहे हैं, अब इनके पास कोई प्रोटेक्टिव ऑर्गन तो है नहीं, ठीक है, तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं जिलेटिनस शीथ। क्या बोलते हैं उसको हम, जिलेटिनस शीथ। और ये बनी किसकी होती है, कोलेजन की। किसकी बनी होती है, कोलेजन, जो उनको किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ओके। फिर अब इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ मिलेंगे हमको, ये मेराइन में हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, लैंड पर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी हो सकता है इनका, ठीक है। और मैक्सिमम ये कहाँ ग्रो करेंगे, जहां पर क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, जहां गंदगी होगी वहीं तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। तो एक्सेस ग्रोथ इनका हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। क्लियर। अब इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, ये इनके पास एबिलिटी है कि ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसको क्या कर दे, फिक्स कर दे, ठीक है। फिक्स करने का मतलब उसको दूसरे कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड्स में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब इसके लिए ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल सेल से तो हो नहीं सकता ना, वरना हमारे पास भी नॉर्मल सेल से हम भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेते और उसको कन्वर्ट कर देते और हम भी साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट कर देते। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स क्या है आपकी? हेटेरोसिस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ये जो सेल्स है ये इन यू बैक्टीरिया को हेल्प करती है क्या करने में? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, सेल से तो काम होगा नहीं ना, ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है, हमको पता है केमिकल प्रोसेस है, तो थोड़े से एंजाइम भी क्या कर सकते हैं? फंक्शन कर सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो जो एंजाइम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, किसको? यू बैक्टीरियाज को। उनके पास कौन सा एंजाइम होगा? नाइट्रोजिनेस एंड नाइट्रोजिनेस रिडक्टेज, ठीक है। ये दोनों एंजाइम्स उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, इनकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो। अब आपको पता है एंजाइम कैसे होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है, प्रोटीनेशियस होते हैं। तो अब आपको पता है कि प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स कौन बनाएगा? जीन्स बनाएंगे, ठीक है। प्रोटीन्स बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन्स। तो इनके पास कौन से जीन होते हैं? इनके पास होते हैं NIF जीन्स। कौन से जीन? NIF, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं? इनके नाइट्रोजन को रिड्यूस करवाते हैं, किस में? अमोनिया में, या और फिर बाद में फर्दर उसका डिपोजिशन कैसे हो जाता है? अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जाम्पल कौन से है कि अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ऐसे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है? नोस्टॉक और एनाबेना। क्लियर। देन आते हैं आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। नेम से ही क्लियर है, वो क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेटिक, बिकॉज वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स थे। ये कीमोसिंथेटिक क्यों है? क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है? केमिकल्स पे डिपेंडेंट है अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या करेंगे? किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि अगर मान लो हम अमोनिया की बात करें, ठीक है, ये अमोनिया को फिक्स कर देंगे किसमें? नाइट्रिक एसिड। मतलब कैसे? अमोनिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, फिर डाई ऑक्साइड, फिर ट्राई ऑक्साइड एंड देन अल्टीमेटली टू द नाइट्रिक एसिड। ऑल्सो ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को। किसके अंदर? सल्फर के अंदर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करेंगे? ऑब्वियसली बात है, कुछ काम कर रहे तो थोड़ी एनर्जी तो बनानी पड़ेगी ना उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और वो उसके लिए वो क्या बनाते हैं? ATP, ठीक है। तो इनका मेन रोल हो गया कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। तो दोज बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसे कौन से बैक्टीरिया होंगे जो कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स की साइकिल को मेंटेन करेंगे? दैट विल बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरियाज, ओके। इसका एग्जांपल क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। क्लियर। आई होप यहां तक आपको यू बैक्टीरिया के ऑटोट्रॉप समझ में आए हो, ठीक है। अभी हेटेरोट्रॉप भी हम देखेंगे। चलिए, अब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये क्या होंगे? दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होंगे अपना फूड लेने के लिए, ठीक है। तो मेजरली ये कैसे होते हैं? मेजरली दे आर डीकम्पोजर्स। कैसे होते हैं? डीकम्पोजर, कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज करेंगे और फिर उसके बाद उसको इनटेक करके उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर ऑब्वियस ही बात है, ये भी कैसे होंगे? ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट होंगे। इनका और हैबिटेट क्या हो सकता है? जैसे सॉइल ओमनी प्रेजेंट है, मतलब फूड में हो सकते हैं, सॉइल में, वाटर में,
एज अ पैरासाइट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और कभी कभी एज अ सिम्बायंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल राइजोबियम। अभी मैंने बताया सिम्बायंट्स मतलब दोनों का फायदा, ये जिसके साथ जुड़े हुए होंगे उस ऑर्गेनिज्म का भी फायदा होगा और इस बैक्टीरिया का खुद का भी फायदा होगा। ओके, अब कुछ जो बैक्टीरियाज है, ऐसा नहीं है बैक्टीरियाज हमें हार्म ही पहुंचाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज जो है वो हमारा फायदा भी करते हैं। जैसे हम लोग घर पे दही बनाते हैं, ठीक है, किससे बनाते हैं? दूध से बनाते हैं। तो वो उसके अंदर जो ग्रो कर रहा है ना, जो उसको थिक बना रहा है, वो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया। तो कर्ड बनता है, तो कर्ड बनाने के लिए इसके लिए कौन से जो आपके बैक्टीरियाज है रिस्पॉन्सिबल है? वो है लैक्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, फिर अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? एंटीबायोटिक बनाने में। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज पेनिसिलियम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ह्यूमस प्रोडक्शन। बहुत सारे जो बैक्टीरियाज है, हमने क्या बोला, डिकम्पोजर्स है, तो वो क्या करेंगे? जो ह्यूमस कंटेंट है सॉइल का, उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो वो किस में हेल्प करेंगे? प्लांट के बेटर ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ओके, इन द कल्टिवेशन प्रोसेस। फिर अब बैक्टीरिया है तो बहुत सारी डिजीज तो होनी ही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको कॉलेरा। कॉलेरा कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है? दैट इज विब्रो कॉलेरी। टाइफॉइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफी। टिटनस कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और सेम सिट्रस कैंकर जो है वो किससे कॉज होती है? बाय द ज़ेंथोमोनास सिट्री। ओके, अब लास्ट इसी के अंदर बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इनको? माइको। अब ये थोड़े से स्पेशल इसलिए कि एक तो पहली चीज इनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, इनका डेफिनेट शेप भी नहीं है, और प्लस इनके पास अच्छा प्रिमिटिव है तो कौन से टाइप का राइबोसोम होगा? 70S राइबोसोम होगा, है ना। एंड ऑल्सो ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो वो क्या है आपका? माइकोप्लाज्मा। क्लियर? क्यों? इनकी साइज कितनी होती है? अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर्स होती है। ठीक है, फिर ये जो है पैथोजेनिक टू प्लांट होते हैं। जैसे कौन सी डिजीज? लिटिल लिफ डिजीज, जो कि किसके अंदर होती है? ये होती है ब्रिंजल के अंदर। लिटिल लिफ नेम से ही क्लियर है कि उसकी साइज क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अगर एनिमल्स में देखा जाए तो एनिमल्स में कौन सा? माइकोप्लाज्मा बोविस। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? जनरली एर्थराइटिस। कौन सी डिजीज? एरिथ्राइटिस। अगर ये हो गया तो देयर आर चांसेस कि द पर्सन कैन सफर फ्रॉम एरिथ्राइटिस। ठीक है, एग्जांपल है आपका पीपीएलओ, माइक्लोप्लाज्मा जेनिटेलियम। ठीक है, पीपीएलओ क्या है? व्हाट इज पीपीएलओ? पीपीएलओ इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर? ठीक है, यहां तक हमने उनकी कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया कैसा होता है, बाय बाइनरी फिजन या फिर स्पोर्स बना करके हो जाता है। ठीक है, जो कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी स्पोर की फॉर्म में रहेंगे, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो बस्ट आउट हो जाएंगे एंड एज अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएंगे। बट इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इनके पास गैमेट वगैरह नहीं बनते, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, बट इनमें क्या होता है, एक जो बैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव मतलब पुराने तरीके से या सिंपल तरीके से क्या करेगा, अपना जो डीएनए मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या करेगा, दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उसके भी 3 मेन टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफर हो रहा है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है आपका कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये बैक्टीरिया नंबर 1 है जिसको हम डोनर बोल रहे हैं, ये बैक्टीरिया नंबर 2 है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेसिपिएंट बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट होता है, पाइलस। इट इज अ प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जो कि जनरली क्या करेगा, एक ब्रिज फॉर्म करने में हेल्प करेगा, दोनों बैक्टीरिया को कनेक्ट करेगा। अच्छा, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, मतलब सर्कुलर डीएनए बोलते हैं उसको। ठीक है, ये इसको कनेक्ट करेगा, अपना डीएनए का कुछ जो सेगमेंट है वो वाया दिस ब्रिज, ये दोनों पाइलस जो है, पाइलस क्या करेंगे, उसको पास में लाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इसकी जो बॉडी है वो इस बॉडी के कांटेक्ट में आएगी लाइक दिस, एंड जो अपना सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो सेगमेंट क्या करेगा, ये रेसिपिएंट, ठीक
ठीक है, जो रिसीव करने वाला बैक्टीरिया है ना उसके पास ट्रांसफर कर देगा। एंड अगेन वो क्या होगा, ये जो ब्रिज फॉर्मेशन है वो पाइलस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड इसका जो डीएनए है वो इसके पास चला जाएगा, डोनर से रेसिपिएंट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, एक मिक्स ऑफ डीएनए हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है ना कि मेल और फीमेल गीमेट के दोनों के ही जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स है वो कंबाइन होता है, प्रोजेनी में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो डीएनए कंबाइन हो गया। तो अब जब ये जो बैक्टीरिया है ये बाइनरी फ्यूजन करके नए जो बैक्टीरिया बनाएंगे, ठीक है, नई जो इसकी कॉलोनीज बनेगी उसके पास इसका भी बैक्टीरिया होगा। ठीक है, जबकि इसने तो डिवाइड भी नहीं किया, बट ये जो कॉलोनीज होंगी, ये जो नई कॉलोनीज बन रही है उनके पास दोनों के बैक्टीरियाज होंगे, सॉरी डीएनएज होंगे, किसके, डोनर के और रिसिपिएंट दोनों के। क्लियर, ये तो क्या हो गया कॉन्जुगेशन के दोनों एक साथ आकर के एक ब्रिज फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर दोनों की बॉडीज कंबाइन कर रही है, किसकी, डोनर और रिसिपिएंट। डोनर अपना डीएनए निकाल करके या सेगमेंट प्लाज्मिक सेगमेंट निकाल करके रिसिपिएंट को दे रहा है, और जब रिसिपिएंट वापस डिवाइड करेगा तो उसके पास डोनर और रिसिपिएंट दोनों के ही डीएनए का एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन आता है आपका सेकेंड मेथड जो कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है उसको ट्रांसफॉर्म करके मतलब चेंज कर देना। ठीक है, ये कहाँ पर होगा, जैसे ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल के पास मान लो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड है। ठीक है, ये कैसा है, व्हाइट इन कलर है। ठीक है, और मैंने यही चीज मैंने यहाँ पर ये एक मीडियम है। ठीक है, मतलब ये आर्टिफिशियली कर रही हूँ, मतलब मैं लैब के अंदर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ऐसी मीडियम बना लिया जिसके अंदर मैंने दूसरे बैक्टीरिया के क्या डाल दिया, प्लाज्मिड डाल दिया। तो अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये वाला बैक्टीरिया ये क्या करेगा, अपनी सेल वॉल में या प्लाज्मा अपनी सेल के अंदर क्या करेगा, चेंजेस करेगा, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक करेगा या चेंज करेगा, ताकि क्या हो कि ये जो प्लाज्मिड अंदर प्रेजेंट है ना मीडियम में, वो क्या हो सके, इसके अंदर मूव कर सके। ठीक है, तो अब देखो इसका ओरिजिनली व्हाइट था एंड देन हमने कौन सा वाला इंसर्ट करवा दिया, ब्लैक वाला। तो ये दोनों जो अब नया बैक्टीरिया बनेगा उसके पास किसका कॉम्बिनेशन होगा, व्हाइट एंड ब्लैक का। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को परफॉर्म करने के लिए बैक्टीरियाज को जो है वायरस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, वायरस की। कौन से वायरस, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं उसको हम, बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज वो वाले वायरसेस हैं जो कि किसको अफेक्ट करेंगे, बैक्टीरियाज को। ये क्या करते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आकर के ये वायरस आकर के इस बैक्टीरिया की सेल पे अटैच हो गया। ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोलेगा, इसके अंदर जाएगा और फिर ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है वायरस के पास क्या टेंडेंसी होती है, रेप्लिकेट करने के लिए, बहुत ज्यादा जल्दी रेप्लिकेट करता है। और अगर ये किसी होस्ट के अंदर चला जाता है तो ये क्या करता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को ले लेता है एंड देन फिर क्या करता है, वापस से डिवाइड करता है। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल यूज कर लेता है। तो सेम चीज होगी, इसका जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ पर वायरस जो है वो अंदर एंटर किया, इसने क्या किया, देखो कॉम्बिनेशन बन गया। वायरस कैसा था, रेड कलर का था। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज रेड इन कलर। हमारे इस ओरिजिनल बैक्टीरिया के पास कैसा था, ग्रीन कलर का बैक्टीरिया था। ठीक है, नाउ वो क्या हो गया, दोनों कंबाइन हो गए। सी, अब जब ये वायरस ये जो बैक्टीरिया है ये ब्रेक डाउन करेगा और इससे बाहर जो वायरस निकल रहे हैं, तो देखो उसके पास दोनों ही टाइप के क्या है, जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए। कौन सा, ओरिजिनल वाला तो है ही सही, उसके साथ जो इस बैक्टीरिया पे से उसने लिया है ग्रीन कलर, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये बात है, वायरस क्या है, एक से तो संतुष्ट होगा नहीं, वो दूसरे के पास जाएगा उसको इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये दूसरी सेल है, दूसरी सेल पे जाके अटैच होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा, इसके पास रहेगा नहीं, वो दोनों जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाएंगे एंड अगेन ये क्या बन गया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। क्लियर, तो बैक्टीरिया को अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो वो क्या करेगा, अपने डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा। अगर वो हो रहा है कॉन्जुगेशन से, तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा, वो पाइलस से एक दूसरे से कंबाइन होंगे, एक जो डीएनए है उसका प्लाज्मिड का जो सेगमेंट है वो ट्रांसफर होकर के दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, फिर वो जब डिवाइड करेगा देयर विल बी मिक्स ऑफ डीएनए। दूसरा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया को हम एक मीडियम में रखेंगे, ग्रो करेंगे,
जहां पर अदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। वो क्या करेगा, जो सेल्स है उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे, मतलब इतनी ऐसे ओपन टू दैट जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे ताकि वो क्या कर ले, उसको इनटेक कर ले। देन उसके पास क्या हुआ, अगेन क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। देन लास्ट जो है ट्रांसडक्शन, जिसमें उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, वायरस की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, वायरस की, ताकि वो वायरस जो है वो आके इन्फेक्ट करेगा, उसका डोनर का जो डीएनए है वो लेगा, फिर देन उसके बाद क्या करेगा, वो बहुत सारी कॉलोनीज बना के उससे बाहर निकलेगा, रिसिपिएंट को जाके इन्फेक्ट करेगा, और रिसिपिएंट को क्या करेगा, उस डोनर से लिया हुआ डीएनए वापस किसको दे देगा, रिसिपिएंट, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। ओके, तो इसके साथ हमने किसको कंप्लीट किया, किंगडम मोनेरा। आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन पढ़े कि किसने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, हमने साइंटिस्ट के नाम देखे, हमने उनके ड्रॉबैक्स को पढ़ा, एंड ऑल्सो हमने किंगडम मोनेरा को क्लियर किया। ठीक है, अब इसके बाद की जो क्लासिफिकेशन है, जो की है किंगडम प्रोटिस्टा और फंगस और आपका प्लांट और एनिमल, तो इटसेल्फ पूरे एक चैप्टर्स है। ठीक है, वायरस और वायरॉइड्स जो है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।